ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए कि अपने सिलेबस का जो एक मैन माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है उसमें से पहला पॉइंट है आर्किया। तो वैसे क्या है कि थोड़ा सा कनेक्शन इसका सेल बायो से भी होता है और कुछ कनेक्शन इसका इकोलॉजी से भी होता है, और माइक्रोबायोलॉजी में तो आप इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में अपन इसको करते हैं कंप्लीट। देखिए, अगर आप लैंग्वेज वाइज या टर्म वाइज बात करेंगे तो आर्किया जो है ना, वो एक ग्रुप का नाम है। जैसे आर्कीबैक्टीरिया लिखा हुआ सिलेबस के अंदर, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया एक पुराना नाम है, प्रचलित नाम है, लेकिन जो अब मान्य नहीं है। हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया है वो अलग डोमेन है, आर्किया अलग डोमेन है, यूकेरिया अलग डोमेन है। तो ज़्यादा टेक्निकली जो सही वर्ड है वो आर्किया होता है। आर्की बैक्टीरिया अपन रूटीनली मतलब पहले से अपन बोलते आ रहे हैं, इसलिए बोल देते हैं। इट इज़ ए डोमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रेडिशनली आर्किया ओनली इंक्लूडेड इट्स प्रोकैरियोटिक मेंबर्स, बट दिस हैज सिंस बीन फाउंड टू बी पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जिसके अंदर एक जो लिनेज होता है उसके सारे डिसेंडेंट्स शामिल नहीं होते हैं, कुछ एक होते हैं। पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक है ना, तीन टर्म होते हैं। तो जिनके डिसेंडेंट एक होते हैं वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप में आते हैं, जिनके डिसेंडेंट अलग अलग होते हैं वो पॉलीफाइलेटिक में आते हैं। और जब हम सारे जो क्लैड्स हैं उनको शामिल नहीं करते, कुछ एक को करते, कुछ एक को नहीं करते, तो वो पारा होता है। ठीक है। एज यूकैरियोट्स आर नाउ नॉन टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्किया। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि यूकैरियोट्स आर नॉन टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्किया, कि जो यूकैरिया हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनका ओरिजिन जो है वो आर्किया से हुआ है। इसका मतलब यूकैरियोट्स हैं दे आर मोर क्लोज टू आर्किया देन बैक्टीरिया। और ये दोनों ही लाइन जो आपने यहाँ पे लिखी है ना कि ये प्रोकैरियोटिक हैं और ये यूकैरियोट्स के ज़्यादा क्लोज है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं आपसे। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है और फाइलोजेनेटिकली है ना, ये ज़्यादा कॉमन किससे है? ये ज़्यादा कॉमन है, 1 सेकेंड, यूकैरियोट्स के ज़्यादा क्लोज है। इवन दो the domain archaea cladistically include eukaryotes, the term archaea, which means ancient। तो लिटरली आर्किया का मतलब जो होता है ना वो होता है पुराना, ancient। In English, still generally refers especially to the prokaryotic members of archaea. Archaea were initially classified as bacteria, इसीलिए उनका नाम है वो आर्कीबैक्टीरिया प्रचलित हो गया। स्टिल है ना, आर्कीबैक्टीरिया किंगडम के रूप में उसमें लिया जाता था, बट दिस टर्म हैज फॉलन आउट ऑफ यूज। तो अब हम आर्कीबैक्टीरिया, आपके सिलेबस में लिखा हुआ हो सकता है, बुक्स में लिखा हुआ हो सकता है, बट दिस टाइम द डोमेन इज नोन एज आर्किया, नॉट आर्कीबैक्टीरिया। आर्कियल सेल्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि आर्किया एक अलग डोमेन है, उसके मेंबर्स के फीचर्स हैं वो ना तो पूरे बैक्टीरिया से मिलते हैं ना यूकैरियोट से मिलते हैं, यूनिक हैं। इनके जो लक्षण आएंगे वो बहुत अलग आएंगे, सेपरेटिंग देम फ्रॉम बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। तो जो 3 डोमेन सिस्टम है उसके अंदर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया तीन आते हैं। तो बैक्टीरिया और यूकैरिया से इनके कैरेक्टर्स हैं वो मैच नहीं करते, इसीलिए इसको एक सेपरेट डोमेन के रूप में लिया जाता है। आर्किया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल रिकॉग्नाइज्ड फाइला। Classification is difficult because most have not been isolated in laboratory and have been detected only by
देयर जीन सिक्वेंसिंग मेथड, जो कि एनवायरमेंटल सैंपल से अपन कलेक्ट करते हैं. इट इज़ अननोन इफ दे कैन प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स. तो ये तो कुछ जनरल बातें थी जो आपको पता होना चाहिए. उसके बाद में आगे चलते हैं कि आर्किया आर ऑफन सिमिलर टू बैक्टीरिया इन साइज एंड शेप. दिखने में आपको ये बैक्टीरिया जैसे ही दिखेंगे, ठीक है. ऑल्दो इफ यू हैव वेरी डिफरेंट शेप, जैसे कि फ्लैट स्क्वायर सेल्स हो सकती है ना, हेलो क्वाड्रेटम वेल्स बाय स्क्वायर सेल्स मोस्टली. डिस्पाइट दिस आर्किया हैव जीन्स and several metabolic mechanisms that are more closely related to that of eukaryotes. नाम के अंदर बैक्टीरिया आता है, माइंड भी ये लगता है कि बैक्टीरिया जैसे होंगे, बट इनके जीन्स और उनके मेटाबॉलिज्म का मतलब एंजाइम्स वो ज़्यादा क्लोज किसके हैं? दे आर मोर क्लोज टू यूकैरियोट्स rather than bacteria. So notably for the enzyme involved in the transcription and translation, they are very much close to eukaryote. Other aspects of archaeal biochemistry are unique, such as their reliance on ether lipids. ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्किया की जो मेम्ब्रेन है उसमें एस्टर लिपिड्स नहीं होते हैं. वहाँ पे जो लिपिड्स हैं उनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स जो कि कंपैरेटिवली एस्टर बॉन्ड से मजबूत होते हैं, दैट ईथर बॉन्ड्स पाए जाते हैं इन देयर सेल मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग आर्कियोल्स. तो स्पेसिफिक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले जो अल्कोहल होते हैं ना, वो कौन से होते हैं यहाँ पे? आर्कियोल्स होते हैं. तो मेम्ब्रेन इज हाईली डिफरेंट. कि मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं वो नॉर्मल जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं ना, फैटी एसिड्स और ना उनके साथ में, तो वो नहीं है यहाँ पे. आर्किया यूज मोर डाइवर्स एनर्जी सोर्सेज, यानी कि भोजन बनाने के, एनर्जी बनाने के तरीके हैं वो इनमें ज़्यादा प्रकार के होते हैं. डाइवर्स का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. देन यूकैरियोट्स रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि शुगर्स हैं, अमोनिया से है, मेटल आयंस हैं, इवन अप टू हाइड्रोजन गैस से भी एनर्जी बना सकते हैं. द साल्ट टॉलरेंट हेलोआर्किया, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा. ऐसे आर्कियल सेल जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं उनके लिए आप हेलोआर्किया वर्ड यूज कर सकते हैं. यूज सनलाइट एज एनर्जी सोर्स एंड अदर स्पीसीज ऑफ आर्किया फिक्स कार्बन बाय ऑटोट्रॉफी, बट अनलाइक साइनोबैक्टीरिया नो नॉन स्पीसीज ऑफ आर्किया डज बोथ. ऐसा कोई भी आर्किया नहीं है जो है ना ऑटोट्रॉफ और आपका जो है ना हेटरोट्रॉफ दूसरे जो सोर्सेज हैं उनसे काम नहीं करता है. हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम पढ़ते हो आप लोग, है ना, जब आप नेट का कुछ तैयार करते हो तो उसमें हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम आता है और उसके अंदर आप बैक्टीरिया और रोडोप्सिन जो मेम्ब्रेन के पंप्स हैं वो पढ़ते हैं. तो वो जो बैक्टीरिया वो हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम उसका नाम होता है. तो हेलोबैक्टीरियम एक्चुअल में क्या है कि हेलोआर्किया है और उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो पंपिंग करते हैं, H+ की पंपिंग करते हैं. लेकिन वो H+ की पंपिंग जो होती है वो सनलाइट से होती है. जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो H+ की पंपिंग करके हम एनर्जी बनाते हैं. तो मैकेनिज्म एनर्जी बनाने की वही होती है. मेम्ब्रेन के एक साइड में H+ ज़्यादा होते हैं, एक साइड में कम होते हैं. तो है ना, जो कीमो हाइपोथेसिस जो कॉन्सेप्ट होती है वो कहते हैं कि आप उनसे ATP बना सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि आर्किया के अंदर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो सनलाइट से बिना किसी क्लोरोफिल के एनर्जी बनाते हैं, है ना. फोटोसिंथेसिस अलग चीज़ होती है, वो प्लांट्स का मामला होता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट चाहिए होता है. जबकि हेलोबैक्टीरियम में वो अपनी मेम्ब्रेन से एनर्जी बनाता है. हाँ, आर्किया रिप्रोड्यूस असेक्सुअली. Asexual reproduction is the characteristic feature of prokaryotes. आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होंगे, चाहे आप साइनोबैक्टीरिया बोल लें, चाहे आप नोस्टोक बोल लें, चाहे आप हेलोबैक्टीरियम बोल लें, चाहे कोई भी प्रोकैरियोट बोल लें, उसमें सेक्सुअल है ही नहीं, है ना. बाय बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, अनलाइक बैक्टीरिया
नो नॉन स्पीसीज ऑफ आर्किया फॉर्म एंडोस्पोर। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो एंडोस्पोर बनाता है। हाँ, रॉड सेल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोस्पोर बनाते हैं। आपने पढ़ा था कि एडवर्स कंडीशंस के अंदर जो एंटायर साइटोप्लाज्म है वो एक स्पोर के रूप में है ना गैदर हो जाता है किनारे के ऊपर। द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड आर्किया वर एक्सट्रीमोफाइल। देखो, एक्सट्रीमोफाइल जो वर्ड होता है वो एक इकोलॉजी का शब्द होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ही है ना विपरीत प्रकार के आवासों में पाया जाता है तो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि है ना एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर हो गया, एक्स्ट्रा लो पीएच हो गया, है ना, या एक्स्ट्रा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो ऐसी हैबिटाट जहाँ नॉर्मली ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, दैट आर एक्सट्रीम हैबिटाट। और अगर कोई एक्सट्रीम हैबिटाट में रहता है तो हम उसको बोलते हैं फाइल। फाइल का मतलब जैसे आपने कह दिया कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक जो पानी की तरफ जाता है ना, दैट लव्स वाटर। तो ये वो हैं जो एक्सट्रीम हैबिटाट को पसंद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बेचारे हैं, ये बेचारे नहीं हैं, ये पसंद ही उस कंडीशन को करते हैं जिसमें औरों के जीना बस की बात नहीं है। यार एक्सट्रीमोफाइल, कोई जहाँ पे रहता है ना, इसका मतलब वो उसको पसंद है तो रहता है वहाँ पे। अब ऐसे पढ़ते पढ़ते बीच बीच में आपके कॉन्सेप्ट में वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि जब आपको पता लगता है कि कोई रहता वहीं पे जहाँ उसके लिए बेस्ट जगह होती है। ठीक है। हाँ, लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जैसे कि हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी के झरने हैं, सॉल्ट लैक्स हैं, विथ नो अदर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे हैबिटाट इनके प्रीफर्ड हैबिटाट होते हैं जहाँ पे नॉर्मली दूसरे लाइफ फॉर्म्स सब एग्जिस्ट नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल। तो improved molecular detection tool led to the discovery of archaea in almost every habitat, including soil, ocean, marshland। तो ये जैसे अपन को बैक्टीरिया हर कहीं मिल जाते हैं ना, सिमिलरली अपन को आर्किया भी मिल जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के आवास में और आर्किया के आवास में बहुत अंतर है ना। जैसे आप कहीं साल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें कोई नहीं है, लेकिन वहाँ आर्किया है ना। जैसे जहाँ पे एसिड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, केवल आर्किया मिलेगा। हाँ, आर्किया आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन ओशियंस एंड द आर्किया इन प्लैंकटन मे बी वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लैनेट। तो वैसे ही अपन को पता है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल से बहुत बड़ा है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाले जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो स्मॉलर साइज के होते हैं। और फिर कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि जो जितना छोटा होता है उतनी तेज़ी से ग्रो करता है, तो उनका नंबर सबसे बड़ा होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर जिनका है वो प्लैंकटन्स है। अपन आर्किया एज ए मेजर पार्ट ऑफ अर्थ लाइफ, they are part of microbiota of all organisms. In the human microbiome, they are important in the gut, mouth, and on skin. Their morphological, metabolical, and geographical diversity permit them to play multiple ecological roles: carbon fixation, nitrogen cycling, organic compound turnover, maintaining microbial symbiosis, सिनट्रॉपिक कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, सिनट्रॉपिक का मतलब जहाँ पे आपस में जुड़ जाते हैं, सिन का मतलब फ्यूज होता है। हाँ, नो आर्किया आर नॉन टू पैथोजेनिक और पैरासिटिक। ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी को बीमार करता है। आप सोच के देखो, बेचारे वहाँ रहते हैं जहाँ कोई नहीं रहता, यानी कि बिल्कुल खाली जगह पे ये रहते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, ना कोई डिजीज देते हैं। मैनी आर म्यूचुअलिस्टिक और कॉमन सेल, जैसे कि मिथेनोजेंस हैं। मिथेन प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मिथेनोजन बोला जाता है ना, मिथेन प्रोड्यूसर दैट इनहिबिट है ना गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन ह्यूमंस एंड रूमिनेंट्स, है ना। जो आपके मवेशी होते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं, जब वो जुगाली करते हैं तो है ना उनकी जुगाली के अंदर मिथेन की बदबू आती है।
तो वो जो मीथेन की बदबू आती है वो उनके रूमन के अंदर मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटाट में ही है, हमारे अंदर का जो है स्टोमक है वो भी एक्सट्रीम हैबिटाट है, वो हाईली एसिडिक पीएच वाला एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें जो होते हैं। where they facilitate digestion. Methanogens are used in biogas production and sewage treatment. जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड विद बायोटेक्नोलॉजी एक्सप्लोइट एंजाइम फ्रॉम एक्सट्रीमोफाइल आर्किया दैट कैन इंड्यूस हाई टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो आर्किया अपने आप में एक पूरा संसार है, उसका अपने कुछ फीचर्स हैं, उनके अपने कुछ रोल हैं, है ना, इसलिए वो आप लोगों के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं इसके डिस्कवरी को लेके और इसके क्लासिफिकेशन को लेके बातें करते हैं। हाँ, फॉर मच ऑफ द 20th century prokaryotes were regarded as single group of organism and classified based on biochemistry, morphology and metabolism. Microbiologists try to classify microbes based on the structure of their cell wall, their shape and their substances they consume, एनर्जी सोर्स के रूप में वो क्या खाते हैं। In 1965 Emil Juckendall and Linus Pauling instead proposing using the sequence of genes in different prokaryotes to work out how they are related to each other. This relationship is the main method to use today. है, जैसे पहले ये था कि भाई वो उनके एंजाइम्स कैसे हैं, मॉर्फो कैसी है, मैकेनिज्म कैसी है, उन पे ज़्यादा ध्यान था क्लासिफिकेशन वाइज, ग्रुपिंग वाइज। लेकिन बाद में जो है वो मेन जो एम्फेसिस है वो दिया गया जीन्स के ऊपर, क्योंकि लिनस पॉलिंग का जो नाम आता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ नाम आता है, कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिनस पॉलिंग के द्वारा दी गई थी। तो इन्होंने बाद में जो ना मैन जो मॉलिक्यूल है ना, ये डीएनए है, प्रोटीन है ना, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो करता है वो उसके अंदर जो होता है उससे होता है, यानी कि जीन्स और प्रोटीन जो है ना, ऐसे प्रोटीन भी जीन से होते हैं, तो जीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। Archaea were first classified separately from bacteria in 1977 by Carl Wusch and George E. Fox based on their rRNA sequences. तो rRNA जीन के आधार पे एक अलग ग्रुप के रूप में सबसे पहली बार इनको 1977 के अंदर कार्ल वुश एंड जॉर्ज फॉक्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। एट द टाइम ओनली मिथेनोजेंस के बारे में लोग जानते थे। दे कॉल्ड दिस ग्रुप बाय द आर्क किंगडम्स of Archaebacteria and Eubacteria, though other researchers treated them as kingdoms or सब किंगडम। स्टार्टिंग के मैटर्स हैं कि उन्होंने इनको क्या बोला। वुड्स एंड फॉक्स गेव द फर्स्ट एविडेंस फॉर आर्किया एज ए सेपरेट लाइन ऑफ आरएनए डिसेंडेंट, कि वो एक अलग ग्रुप है। लाइन ऑफ डिसेंडेंट का मतलब जैसे किसी पूर्वज से कुछ है ना, आगे की पीढ़ियाँ जो आ रही होती है वो एक डिसेंडेंट की लाइन होती है। मेन फीचर्स क्या थे जिनके आधार पे सब बोला गया कि लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। टू अनयूजुअल कोएंजाइम्स, इसका जो बायोकेमिस्ट्री वो डिफरेंट है ना। रिजल्ट्स ऑफ 16S राइबोसोमल सीक्वेंसिंग, उसमें डिफरेंस है। तो एम्फेसाइज दिस डिफरेंस हुज, उसके बाद में ऑटो कैंडलर हैं, मार्क विल्स लेटर प्रपोज टू द नेचुरल डोमेन नोन एज 3 डोमेन सिस्टम, द यूकैरिया, द बैक्टीरिया and the archaea. This is called as Wushian revolution, यानी कि जो अर्ली लाइफ का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर 3 डोमेन सिस्टम है वो इन्होंने दिया, और बाद में इसको वुशियन रिवोल्यूशन, क्योंकि एक अलग से बात निकल के आई कि ये बैक्टीरिया नहीं है। हाँ, the word
Hierarchy comes from the ancient Greek, meaning ancient things, and the first represented mythologians, and it was assumed that their metabolism reflect Earth's primitive atmosphere. कि उनका जो मैकेनिज्म है या उनका जो बायोकेमिकल सिस्टम है वो आज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि धरती की आज की जो आवासीय स्थितियां हैं वो एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम तो केवल वहीं पे हैं जहाँ बहुत पहले लाइफ हुआ करता था। एंड द ऑर्गेनिज्म आर स्टडीड मोर डिस्कवर्ड एक्सट्रीम एलोफिलिक, हाइपरथर्मोफिलिक, है ना, वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, इन सब के अंदर उन सबको बाद में आइडेंटिफाई किया गया। अपन आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को लेते हैं इसके अंदर। The classification of archaea and the prokaryotes is a rapidly moving and continuous field. इसमें लगातार फेरबदल होते हैं। Current classification system aim to organize archaea into groups of organisms that share structural features and common ancestors. तो इस ग्रुप में उनको रखा गया है जो एक एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं और उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो कॉमन है, शेयर करते हैं आपस में एक जैसे हैं। दिस क्लासिफिकेशन रिले हैवीली ऑन द यूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन्स टू रिवील रिलेशनशिप अमोंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। Most of the culturable and well investigated species of archaea are members of the two main phyla. This is the Euryarchaeota and Thermoproteota. Formerly, इनके जो फॉर्मल नाम थे, this was Caraniochaeta. ये आप लोगों के लिए जो एपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि जब आप इनको देखेंगे ना तो ये कहीं नहीं है। ठीक है, आर्किया के बारे में आप थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे मान लो कि कैरेनियोचेटा आ गया तो हम तभी बता सकते हैं। अभी अपन समझने के लिए ठीक है कितना भी लाइट लेके समझ सकते हैं, लेकिन लाइट से हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। अदर ग्रुप्स हैव बीन टेंटेटिवली क्रिएटेड, जैसे कि है ना पेक्यूलियर स्पीसीज Nanoarchaeum equitans discovered in 2003 and assigned its own phylum Nanoarchaeota. तो रिसेंट है ना ग्रुप्स के रूप में आइडेंटिफाइड है। ए न्यू फाइलम Cornarchaeota has been proposed, containing a small group of unusual thermophilic species sharing features of both main phyla but most related to the Thermoproteota. तो ऐसे कई सारे नाम हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे एक आपके पास यहाँ आ गया, ये आ गए, दिस इज नैनो आ गया, दिस इज कोरियोक्योटा आ गया। तो कुछ आइडियाज अपन को होने चाहिए ना। अदर डिटेक्टेड स्पीसीज ऑफ आर्किया आर ओनली डिस्टेंक्टली रिलेटेड। दूसरे जो स्पीसीज हैं दे आर ओनली डिस्टेंटली रिलेटेड। डिस्टेंट का मतलब दूरी से होता है, यानी कि उनके कैरेक्टर ज़्यादा नहीं मिलते, थोड़े बहुत मिलते हैं। टू एनी ऑफ दीज ग्रुप सच एज द आर्कियल, रिचमंड, माइन, एसिडोफिलिक नैनो ऑर्गेनिज्म, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं अरमान। तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि अरमान क्या चीज़ है। तो अरमान क्या हो गया, एक ग्रुप है ना, जो बाकी ग्रुप से ज़्यादा क्लोज नहीं है। आर्कियल, रिचमंड, माइन, एसिडोफिलिक नैनो ऑर्गेनिज्म। जो रिचमंड माइन का जो एसिडोफिलिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि जब आप पानी के अंदर H2SO4 डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, तो है ना, ऐसे नैनो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आर्कियल भी हैं और पर्टिकुलर उस माइन से आइसोलेट किए गए हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में अरमान बोला जाता है। ठीक है, कंप्राइजिंग माइक्रा आर्कियोटा एंड पैरवाक्योटा which were discovered in 2006 and some of the smallest organism known.
यानी कि आपके इन कंटेंट के अंदर ऐसी चीज़ लिखी होती है या ऐसा कुछ पार्ट होता है जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कनेक्ट है। अपन सुपर फाइलम जिसका नाम है टैक, TACK, जैसे अरमान है ना वैसे टैक। दिस इज द सिनोनिम किसका है? किंगडम थर्मोप्रोटिएटी का सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब जो एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं। हालांकि वैसे जब आप टैक्सोनॉमी में जाते हैं, जब प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें सिनोनिम, ऑटोनिम, टोटोनिम ये सब आएंगे। विच इंक्लूड द थ्रोमेटा, नाइट्रोस्पेरेटा, एजग्रोटा, कैरोटा, नॉथर्मियोटा and cornuta was proposed in 2011 to be related to the origin eukaryotes. In 2017 the newly discovered and newly named Asgard, ये आपके परमोथ्रियोक्रेटी से बिलोंग करते हैं। मीन्स आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत यूनिक है ना, और उनको आप जोड़ के देखना भी चाहेंगे तो कुछ जुड़ेगा नहीं, इसलिए वो डायरेक्टली आपको मेमोराइज करने हैं, है ना। सुपर फाइलम वाज प्रपोज्ड टू बी क्लोज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स एंड सिस्टर ग्रुप ऑफ द थर्मोप्रोटा, जिनको आप टैक बोलते हैं। इन 2013 द सुपर फाइलम DPANN was proposed to the new group Nanoarchaeota, Nanohaloarchaeota, है ना, अरमान कंप्राइजिंग ये सब जो भी है। तो इन चीज़ों को आप चेक करेंगे, आपके जो नोट्स आप तैयार करेंगे ना उनके अंदर ये हैं क्या और वैसे इनका नाम क्या है ना। टाइम वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ नाम आर्किया के क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं जो आर्किया के लिए दिए हुए हैं। दिस इज द टॉम ए विलियम्स एट ऑल सिस्टम 2017, है ना। इसी प्रकार से कैस्टल एंड बैंडफील्ड का सिस्टम है, 2018 का सिस्टम है, और ये RS200 सिस्टम है जो कि 2024 का सिस्टम है। तो वेरी रिसेंट सिस्टम्स हैं, वो भी दिए हुए हैं। अब इनको भी आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि आपका ना जब आप लास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे तो उनमें कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें ये चीज़ें होती हैं, या आपको कहीं से कोई यूनिक चीज़ है वो पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। ये तो हालांकि एक जनरल सी बात है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो है वो जैसे आप लोग बहुत जगह भी पढ़ते हैं ना, इकोलॉजी वगैरह में भी पढ़ते हैं और कहीं भी पढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किया इनटू स्पीसीज इज आल्सो कंट्रोवर्शियल। अर्न्स्ट मेयर ई मेयर स्पीसीज डेफिनेशन ए रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म है, वो स्पीसीज कहलाता है। तो ये ना यानी कि वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन आता है, यानी कि वो सेक्स रिप्रोडक्शन को ध्यान में रख के दिया हुआ परिभाषा है स्पीसीज का। कि मेयर का मानना है कि ऐसे जीव जो अपने गैमेट्स को फ्रीली आपस में यूज़ कर सकते हैं वो एक स्पीसीज के होते हैं, लेकिन ये तो प्रोकैरियोट है, इनके अंदर तो सेक्स रिप्रोडक्शन होता नहीं है। डज नॉट अप्लाई द सिस्टम एज आर्किया रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल मेल्स। तो हमारे जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो हम डायरेक्टली इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आर्किया शो हाई लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बिटवीन लिनेजेस, ये अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जीन ट्रांसफ़र है वो आराम से हो जाते हैं। अगर कोई डिफरेंट ग्रुप्स हैं और वो आपस में अपने जीन एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर वो डिफरेंट स्पीसीज़ के रूप में काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि एक स्पीसीज़ वाले दूसरों के साथ में जीन एक्सचेंज नहीं करते। Some researchers suggest that individuals can be grouped into species population given highly similar genome and infrequent gene transfer, यानी कि जिनके जीनोम बहुत ज़्यादा मिलते हो या जिनके बीच में जीन ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा नहीं हो, इनफ्रीक्वेंट यानी कि असामान्य हो, सामान्य ना हो, है ना।
as in the genus Phaeroplasma. On the other hand, studies of the Halorubrum found significantly genetic transfer to form less rated population limited to the criterion applicability. तो यहाँ हमें आर्किया में कुछ ऐसे मेंबर भी मिल जाते हैं जिनके अंदर जीन ट्रांसफर है वो न के बराबर होता है ना, इन बिटवीन लिनेज, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होता है. Current knowledge of genetic diversity in Archean is fragmentary, so the total number of species cannot be estimated with any accuracy. Estimates of the number of phyla range from 18 to 23. कि आर्किया के अंदर लगभग 18 से 23 जो है ना फाइला हैं, ग्रुप्स हैं, वो आइडेंटिफाई किए गए, of which only 8 have representative that have been cultured and studied directly. जिनको हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में कल्चर कर सकते हैं, ओनली 8 उसके फाइला हैं. मैनी दीज हाइपोथेसाइज्ड ग्रुप्स आर नॉन फ्रॉम ए सिंगल आरएनए सीक्वेंस, आरआरएनए सीक्वेंस. ये तो आपको वैसे ही ध्यान देना है कि जो आर्कियल सिस्टम है वो आरआरएनए सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, इसके बाद में अगर आप इसका टैक्सोनॉमिकली थोड़ा बहुत देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वैलिड फाइला दिए हुए हैं और कैंडिडेट फाइला हैं वो दिए हुए हैं, तो आपको एटलीस्ट वैलिड फाइला इनके पता होना चाहिए. फॉलोइंग फाइला हैव बीन वैलिडली पब्लिश्ड, है ना, क्योंकि जैसे आप टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसके अंदर है ना प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी आता है. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ये कहता है कि कोई भी नाम जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग पहली बार दिया जाता है और एक्सेप्ट होता है, दैट इज द है ना जो रिकॉग्नाइज नाम होता है वो वही होता है. तो इनके वैलिड पब्लिकेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोक्रेटिक कोड बिलोंगिंग टू द 4 किंगडम्स ऑफ आर्किया. तो इसमें आपका एक तो आपका मिथेनो है, माइक्रो कैल्डोटा है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये वैलिड फाइला में आते हैं. ठीक है, बाद में ये तो आपके कैंडिडेट फाइला हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है. ओरिजिन एंड इवोल्यूशन यहाँ से भी, क्योंकि ये वैसे जनरल जो आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना उसमें भी थोड़ा बहुत आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.54 बिलियन ईयर्स. साइंटिफिक एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ बिगैन ऑन अर्थ अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना. मोस्टली किताबों में हमारे पास यही फिगर आता है कि 3.2 से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले धरती के ऊपर जो लाइफ है उसके जो प्रमाण हैं वो हमारे पास हैं. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज ए ग्रेफाइट फाउंड इन द बायोजेनिक इज 3.7 बिलियन ओल्ड मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न ग्रीनलैंड एंड माइक्रोबियल मैड फॉसिल्स, है ना, जो कि लगभग 3.48 बिलियन साल पुराने हैं. ऐसे सैंडस्टोन्स डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. अगर आप एवोल्यूशन पढ़ते हैं या पढ़ा है तो उसमें एक नाम आता है स्ट्रेमेटोलाइट्स, शायद इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेमेटोलाइट. तो स्ट्रेमेटोलाइट जो होते हैं वो एक प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर बने हुए कुछ पैटर्न हैं और वो पैटर्न जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और वो जो रॉक्स हैं वो ये आपका जो वेस्टर्न ग्रीनलैंड है, सैंडस्टोन, येलो पार्क है, वहाँ से ये ऑब्जर्व है. हाँ, although probable prokaryotic cell fossils date to almost 3.5 billion years ago, most prokaryotes do not have distinct morphology and for SAP cannot be used to identify them as archaea. क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड्स के अंदर जो सॉफ्ट सेल्स हैं वो सब नहीं आ पाती है ना. ये तो केवल पैटर्न था इसलिए, सेल्स नहीं है. Instead, chemical fossils of unique lipids are most informative because such compounds do not occur in other organisms. तो आर्किया के जो केमिकल्स हैं वो बाकी के अंदर मैच नहीं करते, और मेनली जो मेम्ब्रेन के केमिकल्स की हमने बात की थी. Some publications suggest that archaeal or eukaryotic lipids remain are present in the cells dating from 2.7 billion years ago. Though such data have since been questioned, these lipids have been detected in older rocks from the Greenland.
तो मेन जो फॉसिल्स है ना स्ट्रोमेटोलाइट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वेस्टर्न ग्रीनलैंड से मिले हुए हैं। हाँ, जो मैन साइंटिस्ट हैं वुल्च, उनका क्या मानना है, आर्ग्यूड दैट द बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोट्स रिप्रेजेंट सेपरेट लाइन्स ऑफ डिसेंडेंट दैट डाइवर्ज अर्ली ऑन फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल कॉलोनी ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के पूर्वज एक रहे हुए हैं जिनसे बाद में ये 3 लाइन्स हैं वो सेपरेट हुई है। वन पॉसिबिलिटी इज दैट दिस अकर्ड बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ सेल, कि कॉमन एंसेस्टर से ये तीनों लिनेज उस समय पे अलग हो गए जिस समय पे सेल का इवोल्यूशन था वो नहीं हुआ था। व्हेन द लैक ऑफ ए टिपिकल सेल मेम्ब्रेन अलाउ अनरेस्ट्रिक्टेड लैटरल जीन ट्रांसफर and that the common ancestor of the 3 domain arose by fixation of a specific subset of gene, impossible that the last common ancestor of bacteria and archaea was a thermophile। और ना वैसे इसमें कहीं पे नाम नहीं आया हुआ, यहाँ पे एक नाम आएगा LUCA, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, है ना, कि जब ये आए हैं उससे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो इन सब के पूर्वज थे, उनको बोला जाता है लूसा, है ना, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो लूसा से बाद में ये सब सेपरेट हुए हैं और पॉसिबली जो लूसा है वो एक थर्मोफाइल ग्रुप रहा हुआ है, क्योंकि वैसे भी अर्ली एटमॉस्फेयर था वो धरती का गर्म था। बहुत ही शानदार टेबल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, इन तीनों को लेके कंपैरिजन है, एक एक करके देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको ईथर लिपिड्स मिलेंगे, यहाँ एस्टर बॉन्ड है और यहाँ भी एस्टर बॉन्ड है। तो कंपैरेटिवली जो ईथर बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और एक्सट्रीम हैबिटाट के अंदर वही रह सकता है जिसके मॉलिक्यूल्स के पास स्टेबिलिटी है। तो दैट्स वाई इनकी मेम्ब्रेन है वो बाकी से बहुत अलग है। सेल वॉल की बात करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एस लेयर होती है, रेयरली सूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन तो नहीं होता है। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, एस लेयर होती है ना, नो मोर सेल वॉल। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है ना। आप एल्गी में जाएंगे कुछ अलग है, फंजाई में जाएंगे कुछ अलग है, ऐसे डिफरेंट है। जीन स्ट्रक्चर, सर्कुलर क्रोमोसोम, सिमिलर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दैट टू यूकैरियोट। सर्कुलर तो यहाँ भी है, यूनिक ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोकैरियोटिक होता है, और यहाँ मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम मिलेंगे बट उनका ट्रांसलेशन है वो आर्किया से मिलता है। तो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या जो जीन एक्सप्रेशन सिस्टम है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आते हैं वो आर्किया और यूकैरिया का मिलता है। इसलिए आर्किया यूकैरिया के ज़्यादा क्लोज है, बैक्टीरिया से क्या है वो दूर है। आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं है, जिसके साथ ज़्यादा सिमिलरिटी होती है उसके क्लोज होता है। तो इवोल्यूशनरी आर्किया आर क्लोजर टू यूकैरिया, और ये चीज़ें आपको प्रूव भी हो रही हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर मशीनरी है वो मैच करता है। इंटरनल सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली और न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, यहाँ भी सेम वैसा ही है, यहाँ आपको सारा कुछ सिस्टम वो मिल जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेके और इंटरनल को लेके ये बैक्टीरिया से मैच करता है, ये सेम है। हालांकि उसकी मेम्ब्रेन बैक्टीरिया से मैच नहीं करती है, उसकी सेल वॉल नहीं करती है, क्योंकि उसका आवास वो नहीं है जो बैक्टीरिया का है। मेटाबॉलिज्म वेरियस इंक्लूडिंग डायजोट्रॉफी, यानी कि जो नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, एजो का मतलब नाइट्रोजन होता है, विथ मिथेनोजेनेसिस यूनिक टू आर्किया, ये सिस्टम कहीं और नहीं है।
मिथेन प्रोडक्शन जो होता है ना, मिथेनोजेनेसिस, वो आर्किया में है और कोई नहीं करता। वेरियस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस भी होता है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, फर्मेंटेशन भी होता है, डायजोट्रॉफी भी है, ऑटोट्रॉफी भी है। तो बैक्टीरिया में बहुत सारे मोड हैं न्यूट्रिशन के। यहाँ प्लांट्स में आपको फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन मिल जाएगा, फर्मेंटेशन है, नो डायजोट्रॉफी। कोई भी यूकैरियोट ऐसा नहीं है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा ले ले। देन वी गो फॉर रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज वेरी वेरी कॉमन, जो आप अभी बात कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इनके अंदर भी होता है, जैसे कि आप कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आपको यूकैरियोट्स में मिल जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन, यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड दिस इज मीथियोनिन। तो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा दैट इज मीथियोनिन। यूकैरियोट में भी क्या है, मीथियोनिन। और प्रोकैरियोट में क्या होता है, एन फॉर्मिल मीथियोनिन। तो प्रोटीन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है ना, लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसका मशीनरी जो है वो इसका यूकैरियोट से मैच करता है। आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, है ना। इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर जी, EF2, EFG, है ना। सेंसिटिव टू डिप्थेराटॉक्सिन, रेजिस्टेंस टू डिप्थेराटॉक्सिन एंड सेंसिटिव टू डिप्थेराटॉक्सिन। तो जैसे आप अल्फा अमानिटीन को लेके आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में डिफरेंशिएट करते हो ना, वैसे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई फिर आपके लिए, राइट। एक तो मीथियोनिन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आर्किया वर स्प्लिट ऑफ as a third domain because of the large differences in their ribosomal RNA structure. The particular molecule 16S rRNA is the key to the production of protein in all organisms. Because this function is too central to life, organisms with mutation in their 16S rRNA are unlikely to survive, leading to the great but not absolute stability in the structure of this polynucleotide over generation. क्योंकि जो rRNA होता है वो राइबोसोमल यूनिट का हिस्सा होता है। तो अगर राइबोसोमल है ना, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो RNA और प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं, उनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि RNP बोला जाता है। तो अगर किसी राइबोसोम के अंदर RNA है वो ख़राब हो जाएगा या उसमें म्यूटेशन होगा तो है ना, प्रोटीन सिंथेसिस से वो डिस्टर्ब हो जाता है। तभी इसने कहा है ना कि नॉट सर्वाइव, जब प्रोटीन ही नहीं बनेंगे तो सर्वाइव करने का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये सर्वाइव करते हैं, डिफरेंट है क्योंकि उनका मैकेनिज्म डिफरेंट है। 16S rRNA इज द लार्ज एनफ टू, है ना, organism specific variation but is still small enough to be compared quickly. In 1977, Carl Woese, a microbiologist studying the genetic sequences of organisms, developed a new comparison method that involved splitting the RNA into fragments that could be sorted and compared with other fragments from other organisms. तो वूज ने सबसे पहली बार ये काम किया कि उन्होंने जो rRNA है 16S चेन उसके टुकड़े करके बाकी ऑर्गेनिज्म के टुकड़ों के साथ में कंपेयर किया। The more similar the pattern between species, the more closely they are considered. तो जिनके साथ जीन ज़्यादा मिलते हैं उनके पूर्वज एक रहे भी होते हैं, ये फाइलोजेनी आपको बताती है। Woese used his new rRNA comparison method to categorize and contrast different organisms. He compared a variety of species and happened upon a group of methanogens with rRNA vastly different from any known prokaryotes और यूकैरियोट्स। तो उसे पता चला कि आरएनए के आधार पे जो मिथेनोजेंस हैं वो बाकी किसी से मैच ही नहीं करते हैं। These methanogens were much more similar to
है ना, अदर देन ऑर्गेनिज्म, लीडिंग वूस टू प्रपोज द न्यू डोमेन ऑफ आर्किया. हिज एक्सपेरिमेंट शो दैट द आर्किया वाज genetically more similar to eukaryotes than prokaryotes, even though they were more similar to prokaryote in their structure. तो संरचना में मिलने से कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे वो यूकैरियोट से ज़्यादा मिलते हैं, ये उन्होंने बताया, जो बड़ी बात है. This lead to the conclusion that archaea and eukarya shared a common ancestor more recent than eukarya and bacteria. है ना, कि आर्किया ने यूकैरिया के साथ कॉमन एंसेस्टर है वो रिसेंटली शेयर किया है, जबकि बैक्टीरिया के साथ कॉमन एंसेस्टर है वो उनका पुराना है. तो जिसके साथ अभी अभी कॉमन एंसेस्टर शेयर किया है उससे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि समय के साथ जेनेटिक वेरिएशन है वो एक्यूमुलेट होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस अकर्ड आफ्टर द, है ना, आर्किया, बैक्टीरिया एंड हिज कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो सेपरेट हुए, क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है उनमें नहीं है, केवल जो यूकैरिया है उनके अंदर है, आर्किया है उनके अंदर भी नहीं है. तो यूकैरिया की जो लाइन डाइवर्ज हुई है उसमें बाद में न्यूक्लियस वो आया है, न्यूक्लियस के आने से यूकैरियोटिक सिस्टम डेवलप हुआ है. बाकी बैक्टीरिया और आर्किया वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम ही है. One property unique to archaea is the abundant use of ether-linked lipid in their membrane. Ether linkage are more chemically stable than the ester bond found in the bacteria and eukarya, which may be a contributing factor in the ability to many archaea to survive in extreme habitat that place heavy stress on cell membrane, such as extreme heat and salinity. तो ये प्रॉपर्टी उनके पास ईथर बॉन्ड से आ गई है. Comparative analysis of archaeal genome has also identified several molecular conserved signature indels and signature protein uniquely present in either all archaea or different man group within archaea, कि इनके अंदर कुछ खास सीक्वेंसेज हैं वो किन्हीं और में नहीं होती हैं, या इनकी कुछ खास प्रोटीन जो किन्हीं और में नहीं होती है. Another unique feature of archaea found in no other organism is the methanogenesis. कि मिथेनोजेनेसिस की मैकेनिज्म है वो किसी और सिस्टम के अंदर नहीं है. मिथेनोजेनिक आर्किया प्ले ए पाइवटल रोल इन इकोसिस्टम विथ ऑर्गेनिज्म दैट डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, मैनी ऑफ विच आर बैक्टीरिया एंड दे आर ऑफन ए मेन सोर्स ऑफ मीथेन इज सच एनवायरनमेंट and can play a role in primary producers. Methanogens also play a critical role in carbon cycle. Break down organic carbon into methane, which is the major greenhouse gas. तो मीथेन अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मीथेन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ दिस यूनिवर्स. और उसके बाद में मीथेन इज द ग्रीन हाउस गैस, एंड मीथेन इज प्रोड्यूस, है ना, बाय माइक्रोब्स, methanogens. This difference in biochemical structure of bacteria and archaea have been explained by researchers through evolutionary process. It is theorized that both domains originated at deep sea alkaline hydrothermal vent. कि ये जो है कि बैक्टीरिया और आर्किया जो है उनका जो ओरिजिन है, या इनके जो कॉमन एंसेस्टर उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ है, डीप सी वेंट के अंदर हुआ है. तो जब आप, है ना, एवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है कि लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ, तो उसमें आपको आंसर देना होता है डीप हाइड्रोथर्मल वेंट, क्योंकि समुद्र के पैंदे जो होते हैं ना वो वेंट, पैंदे के अंदर जो दरारें होती हैं बहुत गहरी, सबसे गहरा जो एरिया होता है वो हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने से बहुत गर्म होते हैं, और वो कॉमनली ऐसे साइट हैं जहाँ पे इनके पूर्वज हैं वो ओरिजिनेट हुए थे. एटलीस्ट ट्वाइस माइक्रोब इवोल्व्ड लिपिड बायोसिंथेसिस एंड सेल वॉल बायोकेमिस्ट्री हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो मैंने अभी बताया था, लूसा, last universal common ancestor was non free living organism, है ना,
it may have had permeable membrane composed bacterial simple chain amphiphils यानी कि fatty acid including archaeal simple chain amphiphils isoprenoids, ये उनकी membrane के parts रहे हुए हैं. These stabilize fatty acid membrane in the sea water. This property may have driven the divergence of bacterial and archaeal membrane, with the latter biosynthesis of phospholipid giving to unique G1P and G3P head groups of archaea and bacteria separately. क्योंकि जो head lipids होते हैं वो vary करते हैं, category wise vary करते हैं. तो आइसोप्रेनॉइड्स हैं उनका आप ध्यान देंगे, एस्ट्रोबॉन्ड्स उनका ध्यान देंगे, और ये सारी चीज़ें ही कॉमनली काम कर रही थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए. इसके बाद में मैटर आता है रिलेशनशिप टू बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया से इनके किस प्रकार के कनेक्शन है. कि द रिलेशनशिप अमॉन्ग द थ्री डोमेन्स आर ऑफ द सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ. मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक मैकेनिज्म विच आर द ऑब्जेक्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन आर कॉमन बिटवीन आर्किया बैक्टीरिया, while most genes involved in genome expression are common between archaea and eukarya. Within prokaryotes, archaeal cell structure is most similar to that of gram-positive bacteria. Largest, because they have a common single lipid bilayer. ये इनका बहुत स्पेशल फीचर होता है कि जैसे अपन मेम्ब्रेन दिखाते हैं तो हमारी मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अपन इस प्रकार से दिखाते हैं कि मेम्ब्रेन की जो पूरी मोटाई होती है उसमें दो बाइलेयर होती हैं, अपर लीफलेट एंड लोअर लीफलेट. और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी मेम्ब्रेन की लंबाई के आधे ही होते हैं, जबकि आर्किया के जो लिपिड्स होते हैं वो पूरी लंबाई को एक साथ पार करते हैं. तो जस्ट डबल लेंथ के होते हैं, है ना, सिंगल लिपिड लेयर होती है, एंड यूजुअली कंटेन ए थिक सैकुलस एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरिंग केमिकल कंपोजिशन, है ना, इन सम phylogenetic trees based on upon different gene protein sequence of prokaryotic homologue. The archaeal homologues are more closely related to those of gram positive bacteria. तो बैक्टीरिया में ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ज़्यादा क्लोज है. आर्किया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑल्सो शेयर कंजर्व्ड इंडेल्स इन ए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोटीन, जैसे कि HSP70 जो कि हीट सोक प्रोटीन होती है, जो एक प्रकार के चैपेरोन्स होते हैं. हाई टेम्परेचर के ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको डीनेचर होने से रोकते हैं. एंड ग्लूटामाइन सिंथेटेज 1 GS1 जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आने वाला एंजाइम होता है. बट द फाइलोजेनी ऑफ दीज जीन्स हैव इंटरप्रेटेड टू रिवील इंटरडोमेन जीन ट्रांसफर एंड माइट नॉट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनिजमल रिलेशनशिप. तो हालांकि इनके अंदर HSP70 और ग्लूटामाइन सिंथेटेज 1 को लेके सिमिलरिटी है, बट उसका कनेक्शन कॉमन एंसेस्टर से नहीं है, उसका कनेक्शन है वो इंटरडोमेन जीन ट्रांसफर से. दो अलग अलग डोमेन के बीच में जीन ट्रांसफर, इंटरडोमेन. देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इट इज़ बीन प्रपोज दैट आर्किया इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक सिलेक्शन प्रेशर. एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में सर्वाइव करना जो होता है, दिस इज एंटीबायोटिक सिलेक्शन प्रेशर. सिलेक्शन का मतलब नेचुरल सिलेक्शन से है. दिस इज सजेस्टेड by the observation that archaea are resistant to a wide variety of antibiotics that are produced primarily by the gram-positive bacteria, and that the antibiotics act primarily on the genes that distinguish archaea from bacteria. The proposal is that the selective pressure towards resistance
है ना, बाय द ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक्स वाज इवेंचुअली सिग्निफिकेंट टू कॉज एक्सटेंसिव चेंज इन मैनी ऑफ द एंटीबायोटिक टारगेट जीन एंड दैट द स्ट्रेटजी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमन एंसेस्टर टू प्रेजेंट ए आर्किया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक जो सीक्रेट करते हैं, इनके अंदर उनके प्रति रेजिस्टेंस पाया जाता है। द एवोल्यूशन ऑफ आर्किया इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक सिलेक्शन और एनी अदर कंपटीशन सिलेक्शन प्रेशर कुड ऑल्सो एक्सप्लेन देयर अडेप्टेशन टू एक्सट्रीम एनवायरमेंट सच एज द हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी एज द रिजल्ट ऑफ such unoccupied niches to escape from antibiotic producing microorganism। तो इन्होंने अपने आप को या ये लाइफ ऐसी जगह पे सिमट के रह गई जहाँ पे कोई जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला वो होता ही नहीं है ना। इकोलॉजी का शब्द होता है निश। और ना कैवेलियर स्मिथ हैज़ मेड ए सिमिलर सजेशन द न्यू मोरा हाइपोथेसिस, और ये क्या कहती है कि दिस प्रपोजल इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द अदर वर्क इन्वेस्टिगेटिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप एंड स्टडीज दैट सजेस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कॉन्स्टिट्यूट द अर्लीस्ट ब्रांचिंग लिनेज विद इन द प्रोकैरियोट्स। तो ये भी इनके क्लासिफिकेशन से ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया गया है शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किया एंड अदर डोमेन्स ऑफ द लाइफ। यूकैरियोट्स आर कलर्ड रेड, ये आपके यूकैरियोट्स हैं जो रेड कलर में हैं, आर्किया ग्रीन कलर में है ना, एंड बैक्टीरिया जो है वो ब्लू कलर में है। तो कॉमन एंसेस्टर जो है वो यहाँ पे है। दिस इज द कॉमन एंसेस्टर। और उसे एक लाइन आई है जिसमें कौन कौन है, इसलिए आर्किया यूकैरियोट के ज़्यादा क्लोज है ना, ये बैक्टीरिया से डिफर करते हैं। ठीक है, इनका पहले अपन ये यूकैरियोट से रिलेशनशिप वाला सेक्शन और देख लेते हैं ताकि ये जो एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट वाला सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन आर्किया एंड यूकैरिया रिमेन्स अनक्लियर असाइड फ्रॉम द सिमिलरिटी इन द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट आर डिस्कस्ड अबव। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी। कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर इंक्लूड क्लेम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन यूकैरियोट्स एंड आर्कियल फाइलम Thermoproteata is closer than the relationship between Euarchaeota and the phylum Thermoproteta। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जैसी चीज़ें हैं वो सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। और द स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस स्टेट दैट द एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोट डाइवर्ज अर्ली फ्रॉम आर्किया एंड द यूकैरियोट्स आर arose through symbiogenesis, the fusion of an archaeal and eubacterial which form the mitochondria. This hypothesis explains the genetic similarity between groups. The eocyte hypothesis instead posits का मतलब अपोज करती है that eukaryota emerged relatively from the lat of archaea। तो उनके अगेंस्ट में है ना हाइपोथेसिस है यूसाइट हाइपोथेसिस। देखो यहाँ जो आपको साइड में डायग्राम दिया हुआ है ना, यहाँ जो शो किया गया इन द थ्योरी ऑफ सिम्बायोजेनेसिस द मर्जर का मतलब जहाँ पे वो मिक्स हुए, मर्जर ऑफ एन प्रो मिथेनेटी यानी कि एसगार्ड जो ग्रुप है आर्कियन एंड एन एरोबिक बैक्टीरियम क्रिएटेड द यूकैरियोट्स विद एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया। ए सेकेंड मर्जर है ना एडेड क्लोरोप्लास्ट क्रिएटिंग द ग्रीन प्लांट्स। तो ये तो पहला मर्जर है यानी कि जहाँ पे ये डोमेन मिक्स हुए हैं, जैसे आपका आर्किया है बैक्टीरिया है ना, ये मिक्स हुए हैं, फिर
में माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम डेवलप हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर एक मर्जर जो है 1.6 है ना ईयर्स पहले का है, दिस इज द सेकंड मर्जर जिसमें क्लोरोप्लास्ट है वो इवॉल्व हुआ है। तो एनोरबिक आर्किया, बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक है ना, ये आपस में भी कनेक्ट है।